नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा 18वां एपिसोड है। इसके पिछले 2 एपिसोडों में हमने ध्यान के विभिन्न आयामों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे इकाइयां और उद्देश्य। नाटक के इकाइयां और उद्देश्य, इसके बारे में भी स्टानिस्लॉवस्की जी ने बहुत चिंतन मनन करके इस चैप्टर को लिखा था और उन्होंने बताया था कि अगर हम नाटक को या नाटक की कथा वस्तु को और अगर हम फिल्मों की बात करें तो फिल्म की पटकथा को अलग अलग इकाइयों और विभिन्न उद्देश्यों में बांट लेना चाहिए। अब यहाँ बाबा अरस्तू का जो एक सिद्धांत था कि प्रारंभ, मध्य और अंत, इसी तरह नाटक और फिल्म, इसके भी 3 वे विशेष अंक होते हैं जिसके द्वारा वो कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ उनका कहना था कि इसको, नाटक की कथा वस्तु को, नाटक को या फिल्म की पटकथा को अलग अलग इकाइयों में बांट लेना चाहिए, अलग अलग विभागों में बांट लेना चाहिए। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे फिल्म की बात करें तो वन लाइनर और मूल उद्देश्य क्या है नाटक का, मूल उद्देश्य और जो उसका जिस्ट है, उसका जो मेन है, वो कहीं लक्ष्य है, वो कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कहीं वो उसको मूल रूप से उसका कहीं परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, ये उनका मानना था। और उसके बाद वो क्या कहते थे कि अलग अलग, जिस प्रकार एक नाव खेने वाला माझी अलग अलग एक दूरियां तय करके निर्धारित एक विश्राम स्थल बना लेता है, उसी प्रकार जो निर्देशक होता है उसको भी क्या चाहिए, उसको चाहिए कि वो अलग अलग विश्राम स्थल बना ले और फिर नाटक को अलग अलग इकाइयों में बांट दे। लेकिन उनका ये मतलब था कि भाई अगर बहुत ज़्यादा बारीक इकाइयों में, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी इकाइयों में नहीं बांटना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि हम नाटक के उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो ये जो है उनका ये मानना था। पहले ही नाटककार अलग अलग अंकों में बांटता है, जैसे मैंने अरस्तु बाबा का आपको सिद्धांत बताया कि किसी भी कहानी के, नाटक के, फिल्म के 3 अंक होते हैं, जैसे प्रारंभ, मध्य और अंत। ठीक है। अब देखिए, फिल्मों की जब बात करते हैं तो फिल्मों में जो कहानी होती है उसको दृश्यों में परिवर्तित किया जाता है, पटकथा लिखी जाती है, उसके बाद फिर अंकों में और उसके बाद दृश्यों में, और दृश्य के हिसाब से भी अलग अलग जो लोकेशंस होती हैं कि भाई फलां हीरो का घर है, हीरोइन का घर है, या और भी अस्पताल है, ये सारी लोकेशंस पे कलाकारों के हिसाब से वो दृश्यों को विभाजित कर दिया जाता है और उसके हिसाब से शूटिंग अलग अलग लोकेशंस पे होती है। और एक लोकेशंस पे शूटिंग हो रही है तो उसमें कितने सीन फिल्माना है, कितने दृश्य फिल्माना है, कौन कौन से आर्टिस्ट रहेंगे, प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ये सारा पहले से ही तय कर लिया जाता है। इसी प्रकार नाटक में होता है। पूर्वाभास के समय नाटक में सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ और किसको क्या किरदार दिया गया है, क्योंकि जब नाटक को अलग अलग इकाइयों में बांट देते हैं, विभागों में बांट देते हैं, तो अभिनेता के लिए भी ये बहुत सरल हो जाता है कि वो अपनी भूमिका की तैयारी किस प्रकार करे। इसके बाद जो होता है कि कई अभिनेता क्या करते हैं कि वो पढ़ लिया उन्होंने और फिर क्या करते हैं, बिना पूर्वाभास किए, बिना रिहर्सल किए सीधे सेट पे पहुंच गए या सीधे नाटक के दिन पहुंच गए, तो वो तो गलत है, वो सही नहीं है। आपको पूरी तरह से, जब आपको पूरा नाटक याद हो जाए, पूरे आपका पात्र याद हो जाए, और उसके बाद फिर आपको फलागम के बारे में सोचना ही है। कहीं ना बड़े बड़े जो आर्टिस्ट रहते हैं वो, अरे यार हम तो सब कर लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो अरे क्या नाटक चलेगा, वो क्या फिल्म चलेगी, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये जो है एक तरह से गलत है। और अभिनय क्या है, उद्देश्यों की जो अंतर्निहित क्रियाशीलता बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी नाटक में या फिल्म में कोई किसी भी प्रकार का जो शॉट होता है, जो
कहानी का मोड़ होता है या कोई पात्र उसमें प्रवेश करता है तो वो व्यर्थ नहीं होता, उसका कहीं न कहीं कारण होता है। बिना कारण के न तो फिल्म में कोई भी शॉट लिया जाता है या बिना कारण के कोई नाटक में कथा वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। और अब अभिनेता की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने उद्देश्य तय करे, और उद्देश्य तय करने के बाद बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, भाई आज फलां लोकेशन पे शूट हो रहा है, ये है वो है, तो उसकी तैयारी अभिनेता को पूरी करना चाहिए और उसमें गुणवत्ता कैसे रहेगी वो उसको अपने सुझाना चाहिए। और इसके लिए उद्देश्य जो भी होते हैं, वो नाटकों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टानलेवास्की। उनका कहना है कि वो फूड लाइट्स की तरह होते हैं, वो हमारी ओर उन्मुख होना चाहिए और अन्य अभिनेताओं की ओर उन्मुख होना चाहिए, दर्शकों की तरफ नहीं। वे व्यक्तिगत होना चाहिए उद्देश्य, और चरित्र के अनुरूप होना चाहिए ताकि उन्हें रूपायित किया जा सके। और उनका कहना था, उन्होंने पहले भी कहा है कि मृत परिपाटी है, परिपाटी विहीन होना चाहिए, अति नाटकीय मेलोड्रामेटिक नहीं होना चाहिए जब तक कि रिक्वायरमेंट नहीं हो, है, और मानवीय होना चाहिए। फिर उसके नाटक के जो उद्देश्य हैं वो मानवीय होना चाहिए, और उसमें अलग अलग भूमिका की तैयारी में इम्प्रोवाइजेशन किए जाते हैं, और उस इम्प्रोवाइजेशन की बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद और अभिनेता को अपने अभिनय में ताजगी लाना चाहिए, और उसके बाद उसको किसी की नकल नहीं करना चाहिए। अभिनेताओं को सच्चाई से परिपूर्ण होना चाहिए ताकि उनका विश्वास दर्शकों पर जम सके। नाटकों के उद्देश्य अभिनेताओं को आकर्षित करने और सक्रिय होने की प्रेरणा देने में समर्थ होना चाहिए। उद्देश्य पूर्ण तरह से सुस्पष्ट रूपायित भूमिका के सर्वथा अनुरूप होना चाहिए। और उसके बाद जो वस्त्र विधान है भूमिका का, और आहार अभिनय है, जो भी मेकअप है, गेटअप है, उसके बारे में भी सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। भूमिका, अब वो क्या कर रहे हैं, स्टानिस्लावस्की बोल रहे हैं भूमिका के अंतः विन्यास, हृदय के बहुत करीब, और अंतः विन्यास मतलब हृदय में क्या क्या हलचल मचेगी, वो त्रासद है या कॉमेडी है या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में भी क्रियाशील होना चाहिए। और उद्देश्य जो क्रियाशील, वहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि फिल्मों तो बोला जाता है यार झोल आ गया, फिल्म मज़ा नहीं आ रहा, ऐसी नाटकों में भी होता है। जैसे नाटकों में बार बार किसी चीज़ को दोहराना या बार बार किसी चीज़ के बारे में एक ही चीज़ को रटना, तो वो जो होना वो क्या करता है, नाटक को गतिहीन कर देता है, दर्शक को भी वो उसका ध्यान हटा देता है। अब स्टानिस्लावस्की साहब ने क्या किया था, नाटकों के 3 मूल उद्देश्य बताए थे, सर्वथा बाहरी और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल एंड आउट, मतलब एक्सटीरियर, आंतरिक या मनोवैज्ञानिक, इंटरनल एंड साइकोलॉजिकल, है ना। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि नाटक विशेष का उद्देश्य इनमें से चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन विश्वसनीयता होना चाहिए उसमें। अगर विश्वसनीय नहीं होगा तो न तो अभिनेता आकर्षित कर पाएगा अभिनेता के अंदर की प्रतिभा को, और ना दर्शकों को, है ना। और नाटक के उद्देश्य में वो चुंबकीय सामर्थ्य होती है जिससे वो दर्शकों को और अभिनेता को एक प्रेरणा स्थल पर ले जाता है। विशेषताओं से संपन्न उद्देश्यों को रचनात्मक मानते हुए भी वे मानते कि इन्हें पाना आसान नहीं होता, और इसलिए वे रिहर्सल के समय या पूर्वाभास के समय विशेष रूप से सही उद्देश्य को पाने और उन्हें अपने नियंत्रण में लेने और फिर जीवन बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करने का समर्थन करते हैं। भाई नाटकों का तो क्या है, 3-3 महीने तक रिहर्सल होती है, लेकिन फिल्मों का क्या, फिल्मों में टेक रिटेक होते हैं, वहाँ पे एक सुधारी रहती है, लेकिन नाटकों में तो जो बोल दिया वो बोल दिया। इसलिए क्या है, पूर्वाभास रिहर्सल लंबे समय तक चलती है। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अभिनेता को अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाट डू यू वांट, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से आरंभ करना चाहिए। जैसे बहुत सारे क्रियापद रहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। यहाँ सारी चीज़ें जो अभिनेता को मोटिवेट करती हैं, और यहाँ से अगर शुरू करना है तो उसको अभिनेता को अपने आप में एक उत्तेजना महसूस होती है। और जब रिहर्सल होती है, रिहर्सल के बाद वो जब फ्री हो जाता है रंगमंच पर, आखिरी प्रस्तुति, फाइनल प्रस्तुति होती है, तब फिर वो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का उपयोग करते हुए इम्प्रोवाइजेशन भी करता है और वहाँ वो एक नया अभिनय करता है। अब ये एक मैं बता रहा हूँ कि जो नाटक है या फिल्म को शूटिंग करना, ये बहुत कठिन प्रक्रिया। फिल्म तो पूरा तकनीकी माध्यम है, लेकिन
नाटक जो होता है, नाटक को किस प्रकार कितनी मेहनत मांगता है, उसके बारे में मैं एक उदाहरण से अपनी बात समाप्त करूंगा। एक हॉलीवुड के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता थे एंथोनी हॉपकिंस। वो बचपन में बहुत उनका आत्मविश्वास की बहुत कमी थी और बड़े परेशान थे। तो 17 साल की उम्र में उन्होंने एक नाटक में भाग लिया और उस नाटक में एक संवाद था, एक डायलॉग था। क्या था कि धन्य है वो जो नम्र हैं क्योंकि वे ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या डायलॉग था, संवाद था कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और इस संवाद ने, इस डायलॉग ने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी और उन्होंने तय किया कि मैं जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाऊंगा। और अपने जीवन में उन्होंने पहली बार आत्मविश्वास का अनुभव किया। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता है नाटक। सेल्फ कॉन्फिडेंस को नाटक बूस्टअप करता है। आपकी व्यक्तित्व में बहुत सारे ऐसे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं जिससे, इसीलिए कहते हैं कि आप थिएटर करिए। 1961 में उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रवेश लिया। 2 साल तक वो उसी संस्था में काम करते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने 1965 में नेशनल थिएटर कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसके डायरेक्टर कौन थे? सर लॉरेंस ओलिवर। ओलिवर ने जब उनसे पूछा कि वे किस तरह का अभिनय करना चाहते हैं, किससे? एंथोनी हॉपकिंस से। तो एंथोनी हॉपकिंस ने बिना किसी सोच समझ से सीधा कहा कि वो ओथेलो का अभिनय करना चाहते हैं और ओथेलो का अभिनय बहुत कठिन और बहुत क्लिष्ट है। तो उस समय जो ओथेलो का अभिनय कर रहे थे ओलिवर स्वयं, सर लॉरेंस ओलिवर स्वयं कर रहे थे। वो बड़े चकित हो गए। उन्होंने एंथोनी हॉपकिंस से कहा तुम तो बड़े साहसी व्यक्ति हो यार। और फिर उसके बाद वो एंथोनी हॉपकिंस मौके का इंतज़ार करते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ओलिवर जो है बीमार पड़ गए। फिर एक नाटक था डांस ऑफ डेथ। डांस ऑफ डेथ में कैप्टन एडगर की भूमिका जो थी वो हमारे ओलिवर साहब निभाया करते थे। अब वो बीमार पड़ गए थे तो एडगर को, ये एडगर जो कैप्टन एडगर की जो भूमिका थी ये जो है हॉपकिंस को मिल गई। और हॉपकिंस ने वो हिलोरियस अभिनय किया, वो लोगों को बांधा और ऐसा अभिनय में समा बांधा कि लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। और बाद में ओलिवर ने अपने संस्मरण में लिखा, क्या लिखा कि एक नया अभिनेता आया है जिसका नाम है हॉपकिंस, एंथोनी हॉपकिंस। वो एडगर, कैप्टन एडगर की भूमिका को ऐसे ले उड़ा जैसे कि बिल्ली मुंह में दबा कर ले जाती है। और एंथोनी हॉपकिंस भी क्या थे, वो कला अभिनय को कलाबाजी के अलावा कुछ नहीं समझते थे। खेलना, कैरेक्टर से खेलना, कॉमेडी को कैसे त्रासदी बना देना, गम बना देना और गम को कैसे कॉमेडी में ले आना। वो जब परिपक्व हो जाता है अभिनेता तो वो कैरेक्टर से भी खेलता है, नाटक के संवादों से भी खेलता है। तो वो जो एंथोनी हॉपकिंस बताते थे कि वो क्या करते थे कि किसी भी फिल्म में काम करने समय या नाटक की तैयारी करते समय कि वो कैमरे के सामने खड़े होने के पहले वो क्या करते थे, नाटक को 250 बार पढ़ते थे। 250 टाइम्स ही यूज्ड टू रिहर्स, है ना। और वो पूरा नाटक उनको याद हो जाता था और ना अपना पार्ट याद होता था बल्कि दूसरे अभिनेताओं का भी पार्ट वो याद हो जाता था। और पटकथा को बोल बोल कर पढ़ते रहने से उनकी आवाज़ बदलने लगती थी और उनके पात्र का स्वरूप उभरने लगता था। एंथोनी हॉपकिंस का इस पर कहना है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे उभरते हुए फोटो जैसी है। मैं अपनी भूमिका भली भांति हृदयंगम कर लेने के पर ही अभिनय में कुछ जोड़ तोड़ कर सकता हूँ, इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ, हैं, और उसके बाद फिर जो है उसमें अपनी जान डाल सकता हूँ। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि अलग अलग विभाग, आप तो फिल्मों में तो पता ही है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। अलग अलग विभागों में हर व्यक्ति को एक विभाग सौंप दिया था। सिनेमेटोग्राफर है, डायलॉग राइटर है, उसके बाद फिर आपका शूटिंग में डायरेक्टर के 8 असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर डांस डायरेक्टर अलग होता है, म्यूज़िक डायरेक्टर अलग होता है, बैकग्राउंड स्कोर करने वाला म्यूजिशियन अलग होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग बढ़ जाते हैं। और डायरेक्टर क्या करता है कि वो जो चीज़ बताना चाहता है, वो जो चीज़ दिखाना चाहता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है। तो मित्रों, आज हमने स्टैनिस्लॉवस्की के विचार जाने,
इकाइयों के बारे में और उद्देश्यों के बारे में, और इस संबंध में हमने फिल्मों से जुड़ी भी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे हमारे CSB फिल्म एकेडमी के 19वें एपिसोड में, जिसमें एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बने रहें, देखते रहें CSB फिल्म एक्टिंग एपिसोड का फिल्म एक्टिंग कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।